नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। चीन को लेकर आम बोलचाल में कहावत है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। मेड इन चाइना की इस क्वालिटी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर पड़ोसी मुल्क में हैं, जहां 24 समझौतों पर दस्तखत के अलावा मोदी की कई मेल मुलाकातें देखने को मिल चुकी है। पर यहां भारत की नजर इन मुलाकात के दौर के बीच सीमा विवाद पर है। क्या अरुणाचल में परेशानियों का हल निकल सकेगा? क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीनी कारगुजारियां रुकेंगी? क्या ट्रिपल वीजा के विवाद पर भी बात होगी? समुद्री रास्तों पर अतिक्रमण पर क्या कम रास्ता निकल सकेगा? क्या मेक इन इंडिया के रास्ते चीन फिर भारतीय बाजार पर हावी हो सकेगा? सवाल सियासी रिश्तों के चश्मे पर संस्कृति के रिश्तों का भी है। चीन की इस यात्रा के क्या मायने हैं? मोदी क्या लेकर लौटेंगे? आज इसी पर बात होगी। सारी दुनिया जब कहती है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, चीन और भारत का दायित्व और बढ़ जाता है। आर्थिक संबंधों और समझौतों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। मोदी जब चाइना गेट पर है तो क्या मिलेगा, बात होगी। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बीजेपी नेता सुमन शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं, नेहरू स्टडी सेंटर के डीन डॉक्टर राजेश शर्मा और राजनीतिक विश्लेषक नारायण बारेड जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिन की चीनी यात्रा पर दुनिया की निगाहें हैं। इस बीच आपसी रिश्तों को लेकर भारत इस दौरे को देख रहा है। एक और जहां पूरा भारत सीमा विवाद को लेकर इस यात्रा में कोई रास्ता निकलता देखना चाहता है, तो दूसरी ओर से मोदी की चीन यात्रा से ठीक पहले की बात का इशारा भी समझना होगा, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी चीन यात्रा एशिया में श्रमवृद्धि लाएगी। बीते हफ्ते की एक ट्वीट में मोदी ने कहा था कि मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि मेरी यात्रा से चीन के साथ बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक सहयोग की आधारशिला रखी जाएगी। मतलब अभी बात सिर्फ कारोबार की होगी। आज $63,000 के 24 समझौते भी कुछ कुछ इसी बात का इशारा करते हैं। समझना होगा कि चीन भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2014 में दोनों देशों के बीच $71 अरब का कारोबार था, लेकिन इस दौरान व्यापार घाटा 2001-2002 के $1 अरब के मुकाबले बढ़कर $38 अरब हो गया है। इन सब के बीच चीन की भारत में दिलचस्पी की वजह भारत के आर्थिक विकास की गति लगती है, जो चीन को पीछे छोड़ रही है। विश्व बैंक के अनुसार इस साल भारत की विकास दर 7.5% रहने की उम्मीद है, जबकि चीन 7.1% की दर से विकास करेगा। ऐसे में भारत के आगे अगर चुनौती है तो ये कि कैसे मेक इंडिया के जरिए भारत को मजबूत बनाया जाए, कैसे चीन के साथ होने वाले समझौते में व्यापारिक दबाव पड़ोसी मुल्क पर कायम हो, कैसे इस बीच भारत अपना मतलब निकाल सके। चीनी राष्ट्रपति शी ने पिछले हफ्ते कहा था कि जागृत होता चीन शान, सौम्य और सभ्य शेर है, लेकिन सुरक्षा कवच के बिना शेर के पास कौन जाना चाहता है। भारतीय प्रधानमंत्री के सामने भी वही चुनौतियां हैं जो कि चीन के अन्य पड़ोसी देशों के सामने है। सवाल साझा हितों की स्थापना करने का है, पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया नारे में चीन ने एक बड़ी कारोबारी संभावना खोज ली है। तो क्या चीन का प्रस्ताव बहुत ललचाने वाला है? क्या चीन नई मशीनों और निवेश से जुड़े प्रस्ताव देकर भारतीय बाजार पर फिर वर्चस्व कायम करने की कोशिश में है? क्योंकि कलपुर्जों के लिए तो जाना चीन ही पड़ेगा। ऐसे में देश के निर्यात, बिल और कर्ज पर भी नजर रखनी होगी। चीन की नीति तय है कि वो मेक इन इंडिया और मेक इन चाइना का विलय चाहता है, पर भारत को क्या इस बीच छिपे चीनी एजेंडे का एहसास रहेगा? कुछ साल पहले चाइना डेवलपमेंट बैंक
सीडीबी ने करीब 10 अरब डॉलर का लोन रिलायंस कम्युनिकेशन को दिया था। उसके बाद इस बैंक ने कई भारतीय कंपनियों को लोन दिया। अब इस रास्ते से ये सरकारी बैंक भारत के बारे में हर गहरी जानकारी चीनी नीति निर्माताओं तक पहुंचा रहा है। शायद इसलिए ही मेक इन इंडिया और मेड इन चाइना की विलय से पहले सभी संभावनाओं को खंगाल लिया गया है और निवेश की योजना भी पहले ही बना ली गई है। अब तो बस रस्म अदा हो रही है। तो क्या सही में चीन की अर्थव्यवस्था उसे लगे हालिया झटके से उबरने के लिए बेचैन है? मतलब अब प्रोडक्ट की जगह सौदा सीधे कारखानों का है। ये रिपोर्ट्स विभिन्न आकलन के जरिए तैयार की गई है, लेकिन इसमें हकीकत कितनी है और कितना अफसाना है, ये फसाना है, इसको देखना होगा। सुमन जी आपके पास में आ रहे हैं। चीन अगर नरेंद्र मोदी जाते हैं और ये कहते हैं, पहले ही बोल देते हैं कि 10 अरब डॉलर का निवेश लेकर लौटेंगे, तो ये रणनीति तो पहले अहमदाबाद में ही तय हो गई थी। अब नया क्या? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जाते हैं और ये कहते हैं, तो नया क्या? नया ये है कि जिस देश में भारत और जो संबंध, विदेशी संबंध की यदि हम बात करते थे, भाई रशिया अपना मित्र समझते थे, बाकी देशों को भी समझते थे कि चीन से जो माधुर्य संबंध स्थापित होना चाहिए था वो भारत के साथ नहीं दिखता था। मोदी जी के आने के बाद पहले वहाँ चाइना के राष्ट्रपति आए और जिस आत्मीयता से प्रोटोकॉल तोड़ के मोदी जी का मिलना, देखिए केवल निवेश की बात नहीं है, इन संबंधों में पहले मानवीय आधार होना चाहिए। मन मिले, दिल मिले, फिर व्यापार की ओर हम गति लें। तो वो शुरुआत बीजारोपण हिंदुस्तान में हो गया था। चीजें हैं जिसका मुल्क इंतजार कर रहा है। मैं कह रही ना, आप सीधे आके ट्रिगर ऑन नहीं कर सकते हैं। आजकल दुनिया में अगर आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाना है तो पहले दिल मिलाना होगा, दिल जीतना होगा, और ये काम पिछली सरकारों ने नहीं किया था, जिसका परिणाम था कि सुनील जी, दिल को बुलाते ही नहीं थे सरकारों के राज में नहीं मिल पाए, यूपीए में कमजोरी रही। हमारे प्रधानमंत्री कहीं गए ही नहीं, हमें लगता है इसलिए नहीं मिला दिल। तो मैं सुमन जी को थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा जी कि ऐसा नहीं पहली बार कोई जा रहा है। वहाँ माननीय राजीव गांधी गए हैं, वेंकट रमन गए, के.आर. नारायणन गए, लगातार जाते रहे। अगर आप आने की बात करें तो वेंजियाओबू भी यहाँ पे आके गए, ली क्युआंग आके गए। मेरी बात सुनिए, मैं आपको मैडम मैं आपको पूरी स्टेटिक्स बता रहा हूँ, आप उसका कंट्राडिक्ट कीजिए ना। आप बोल रहे थे मैं चुप बैठा था। आप धैर्यपूर्वक बात सुनिए, आप धैर्यपूर्वक बात सुनिए। मैं राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ। देखिए आप पहले बात तो मैडम आर्थिक 1962 से लेकर और 88 तक तो हमारे उनसे किसी ढंग का रिलेशन नहीं था। 1954 के अंदर आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, जवाहरलाल नेहरू गए थे, उसके बाद कोई नहीं गया, उस बार राजीव गांधी। एनीवे अब आपको आगे की बात करना चाहूंगा। आगे की बात हम करें वो ज्यादा बेहतर है। प्रश्न एक है कि प्रधानमंत्री प्रचारक है। हमारा सौभाग्य, हमारे पास एक प्रचारक प्रधानमंत्री बचपन से प्रचार करते रहे। पहले किसी और चीज का प्रचार कर रहे थे, अब वो अपना प्रचार करने में बड़े माहिर है। प्रश्न एक है, अपना नहीं। देखिए मैडम, आप बोल रहे थे मैं नहीं चुप था। आप गलत बोलेंगे तो मैं स्वीकार नहीं आप बोलिए ना, आपको मौका मिले तो बोलिए। आप लोकतंत्र का सम्मान कीजिए। आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल चुप था, लेकिन आप ऐसे बोलेंगे तो कैसे चुप रहूंगी? अपॉर्चुनिटी बोलिए ना। प्रचारक को आप बोले अपना प्रचार। अब प्रश्न एक है, तो भारत बन के वहां गए, इंडिया में चाइना के प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति आए, 100 करोड़ डॉलर की बात की गई, 100 खरब डॉलर निवेश आया। अब प्रश्न है, 100 खरब डॉलर के निवेश की बात की जाती रही, लगातार इस बात का प्रचार किया गया, बहुत बड़ी मात्रा में मीडिया, पीआर कंपनी सब ने किया। नतीजा निकला, अंत में जब वो वापस लौट रहे थे तो ये बात की गई कि 20 खरब डॉलर का निवेश आया है। अब प्रश्न एक है कि अभी तो हम पहला तो इस चीज का मूल्यांकन कर लें कि वो 20 खरब डॉलर भी आया है या नहीं आया, क्या प्रचार था। अब आ जाइए दूसरी बात। इसी बीच यहां से जाने के तत्काल बाद चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो जाते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ग्वादर से लेके और चाइना से को जोड़ने के लिए वो सीपैक की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लेके आते हैं, जिसे 45 खरब डॉलर वो रुपए वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रश्न एक है कि एक तरफ आप ये बात करें, आज 24 समझौतों की बात करते हैं। दूरदर्शन और सीसीटीवी का एक समझौता हुआ है। कल ये वही सीसीटीवी है जिससे अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को भारत का अंग नहीं बताया था। जो लोग भारत की अस्मिता के लिए बात करते रहे 65 साल से, कल की बात है, कल की बात है मैडम, कल की बात है। कल का सीसीटीवी का सीसीटीवी जो वहां का सरकारी टीवी है, मैं वहां के सरकारी। लेकिन सुनील जी, मैं आप दोनों से एक बात जानना चाह रहा हूँ। सुनील जी, अब कल की बात कीजिए। सुनील जी और सुमन जी, और सुमन जी, मैं इस बात को भी जानना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इस दौरे पर अगर गए हैं
क्योंकि उनका ट्वीट दौरे से पहले का और दौरे पर जाने के बाद चाइना में जो कुछ उन्होंने कहा है उसमें कहीं नहीं लगता कि इस मसले पर कहीं सीमा विवाद पर वो बात करने वाले हैं, क्योंकि कारोबारी रिश्तों का जिक्र उन्होंने किया है। तो क्या सिर्फ कारोबार पर ही फोकस रहेगा? दरअसल ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैं बोलूं जी, मैं इसमें बोलना चाहूंगी अश्विनी जी कि देखिए, आपको मैं स्टार्टिंग में अपनी बात करी थी, फिर बीच में आपने ये किया। हम व्यापारिक दृष्टिकोण से मिलना चाह रहे हैं। अभी सीमा विवाद किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा विवाद होता है। वो सीधे गन पॉइंट पे या इस पे बात नहीं हो सकता पेपर पे बैठ के। हम व्यापारिक दृष्टिकोण से अपना व्यापार बढ़ा के, जो दिल मिलाने की मैं बात करती हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन दिल मिला के व्यापारिक स्थिति को अपनी मजबूत करके, क्योंकि अभी 5 साल का वक्त है और आप तो 10 साल की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार 10 साल कूटनीति की बात करें कि अभी चाइना की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हम व्यापार के प्रलोभन के साथ, अपने निवेश के साथ उनको जोड़ के सीमा विवाद को। सुमन जी, आपको लगता है कि ये ग्राउंड तैयार है और इस पर आप काम कर लेंगे? अब तक तो सीमा विवाद हुआ नहीं। चलिए सुनील जी, आपकी भी बात बोलिए, फिर मैं आऊंगा। देखिए, मैं केवल 2 बातें कहना चाहता हूँ कि चाइना की जो है कम्युनिस्ट पार्टी, वो कुछ अखबार चलाती है। एक अखबार चलाती है ग्लोबल न्यूज और दूसरा शिन्हुआ। आप ग्लोबल न्यूज के 3 दिन के एडिटोरियल्स पढ़िए, उससे आपको पता लग जाएगा कि एक तरफ वो कहते हैं कि इंडियन जो ब्लॉकेड है, इंडियन जो मेंटल बैरियर है, उसके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के रूप में चित्रित कर रहे हैं। आप कल परसों का भी आप एडिटोरियल पढ़िए, आज का एडिटोरियल पढ़िए, लगातार पिछले 4 दिन से क्या एडिटोरियल छप रहे हैं उनको आप पढ़िए शिन्हुआ को। पहली बार उससे पता लग जाएगा कि चीन की सरकारों का हमारे प्रति क्या दृष्टिकोण है। पहला प्रश्न। अब आ जाइए मैडम, आप बोल लीजिए पहले। आपके टाइम में बिल्कुल नौकरटाकी नहीं करता हूँ। चलिए मैं समझ गया, मैं आप दोनों का इशारा समझ गया, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। जी, चलिए सुनील जी, आपकी बात हुई, मैं समझ गया कि इशारा क्या है। चीनी मीडिया ने जो कुछ भी कहा उसमें लगता है कि भारत के लिए जो ग्राउंड तैयार करने की बात कही जा रही है बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से, वो फिलहाल तैयार नहीं हो रहा। अश्विनी, प्रश्न एक है ना कि वहां का जो सरकारी जो अमला है उसका भारत के प्रति दृष्टिकोण क्या है, इसको आपको देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? नहीं, हाँ, देखिए मेरी बात सुनिए। अब आप बात करें, अब ट्रेड की बात ही करते हैं, जो कि अगर ट्रेड की बात करेंगे तो ट्रेड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। $71 बिलियन का हमारा उनसे ट्रेड है। $71 बिलियन के अंदर $38 बिलियन का हमारा डेफिसिट है। $38 बिलियन का जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डेफिसिट है, वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है इंडिया, चाइना। अब प्रश्न एक है कि क्या इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और दूसरा हमारा ऑप्शन है एग्रीगेरियन प्रोडक्ट्स। क्या चाइना हमारे अपने मार्केट को एग्रीगेरियन प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए खोलने के लिए तैयार है क्या? यह प्रश्न है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर तैयार है, इसके ऊपर अगर कोई बात होती है तो निस्संदेह वेलकम करने की बात है। अदरवाइज केवल भारत एक डंपिंग यार्ड बनने की तरफ जा रहा है। एक चीप जो चाइनीज गुड्स है उसके लिए अगर आप डंपिंग यार्ड बनाने के लिए अगर वार्ता कर रहे हैं तो फिर ऐसी वार्ता आपको मुबारक हो, फिर ऐसी वार्ता आपको मुबारक। राजेश शर्मा जी, आपका क्या आकलन है? मोदी पहुंचे हैं चाइना, तो वजह क्या हुई? उसकी वजह 2 चीजें हैं हमारे पास। जैसा कि हम कह रहे हैं, माननीय मोदी जी ने भी अभी कहा कि जो 21वीं सदी है वो एशिया की होगी, इसमें कोई हमें डाउट नहीं है। सबसे बड़ा अगर आज हम देखें तो चाइनीज भागीदारी का भी जिक्र साथ लेकिन चाइनीज भागीदारी को हम दूसरे रूप में 2-3 चीजें ले लें। जैसे अभी सुमन जी ने भी कहा और सुनील जी ने भी, दोनों की अपने अपने मत उनके हो सकते हैं राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर, लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ा यह है कि हमारा जो मनोवैज्ञानिक रूप से मीडिया वाला, जहां तक सीसीटीवी और डीडी दूरदर्शन का, इनका जो दोनों का हमारा समझौता हुआ है, उसको हम दूसरे रूप में ले सकते हैं कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को नहीं दिखाया या कश्मीर को नहीं दिखाया, तो वो अधिकार हमारे मीडिया के पास भी होगा कि हम चाइना के अंदर वो जिन चीजों को नहीं दिखा रहा है उसका हम प्रत्युत्तर, इससे कोई फर्क उस चीज पर नहीं पड़ेगा। मतलब वो समझौते को मैं मान के चलता हूं वो कहीं उसमें इस दौरे पर क्या फर्क है, मैं तो वो जानना चाह रहा हूं। ये दौरा की बात दौरा ये जो है वो पूरी तरह से, इसमें हमारा ना तो कहीं सीमा विवाद को सुलझने की कोई आशा है और ना हमें आशा रखनी चाहिए चीन के साथ। इसको फोकस माने कारोबारी रिश्तों पर, इसको व्यापारिक जो है उस दृष्टि से हमारा कहीं ज्यादा है। अगर नरेंद्र मोदी सालों बाद कोई प्रधानमंत्री पहुंचता है, क्योंकि 10 साल का जिक्र बीते सुमन जी ने किया, मैं उससे पहले की भी बात करता हूं, नरसिम्हा राव से बात करता हूं, उस दौरान अगर देखे जाए लगातार रिश्तों में लेकर टकराहट रही, लेकिन कारोबारी रिश्ते तब भी बेहतर थे। तो अब और तब में क्या फर्क हो गया?
कोई फर्क नहीं पड़ा। बीजेपी और कांग्रेस की नीति चीन के बारे में कोई ज़्यादा जुदा नहीं है। बीजेपी पहले विरोध करती थी और हिमालय बचाओ सम्मेलन भी किए हैं। मैं वही फिजा देख रहा हूँ जो 1954 में हमारे तब के प्रधानमंत्री जो पहले वजीर आजम थे वो गए थे और हमने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए थे, वो फिजा आज देख रहा हूँ। उस समय सोशलिस्ट लीडर थे राम मनोहर लोहिया, उन्होंने भारत को चेताया था कि चाइना हमारे पे हमला करेगा। और आज हम वही बात देख रहे हैं, क्या चीज़ें क्या ज़मीन पे बदली है। चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है, किसी समझौते को नहीं मानता है, और ये हमारे छठे प्राइम मिनिस्टर है जो चाइना गए हैं। ऑफकोर्स हमें बात करनी पड़ेगी क्योंकि आज बाईपोलर नहीं मल्टीपोलर दुनिया है। लेकिन क्या महज तिजारत तक सीमित रहे? क्या हमारी जो सीमा रेखा है उसमें हम कोई बात नहीं करें? हमारी सरहद 4000 किलोमीटर चाइना से लगती है और चाइना लगातार एक के बाद एक हमारी धरती पे अतिक्रमण कर रहा है। वो पाकिस्तान में जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें अतिक्रमण कर रहा है, वो भूटान पे उसकी नज़रें लगी हुई है, नेपाल पे उसकी निगाहें लगी हुई है, वो बर्मा में दखल किए हुए हमारे जो नेवल एरिया है, मैरीटाइम एरिया, उसमें दखल कर रहा है। अंडमान के पास उसकी प्रेजेंस दिखाई देती है। वो कोलंबो के अंदर काम करने के लिए कंस्ट्रक्शन के नाम पे हमारे खिलाफ मोर्चेबंदी कर रहा है, बंदरगाह बना रहा है। और वो जो पल्स ऑफ स्ट्रीम की आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आप पल्स ऑफ स्ट्रीम को अगर आप भूल रहे हैं, नजदीकी जो राष्ट्र है उन पर कम से कम कब्जे की कोशिश है। आप ये मानिए कि चाइना की बॉर्डर 16 देशों से लगती है और कोई एक कंट्री ऐसी नहीं है जिससे उसके रिश्ते ठीक हो। उसके मंगोलिया से झगड़ा, उसका रूस से झगड़ा, उसका ताइवान से झगड़ा, कोरिया से झगड़ा, जापान से झगड़ा, किर्गिस्तान से झगड़ा, तजाकिस्तान से झगड़ा, हर कंट्री से उसका झगड़ा है और हम अकेले नहीं है। और जो साउथ चाइना सी है उसमें उसका समुद्री सीमाओं को लेकर ब्रुनेई तक से झगड़ा है। कोई भी पड़ोसी उसका सुखी नहीं है। ऐसे में हम उस पर कैसे भरोसा कर लें? जब आप दोस्ती और मोहब्बत के तराने गा रहे हो तो आप अपनी ग्राउंड रियलिटीज को भी देखिए। हिमालय के जरिए वो हमारे अतिक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, तो हम वो एक ऐसा पड़ोसी सड़क बना चुका है और रेल लाइन बिछा चुका है, हम यकीन नहीं कर सकते उस पर। तो ये जो बेयकीन की कैफियत है उसमें हमें रास्ता निकालना होगा। हमें खाली तिजारत की बात नहीं, हमें हमारी सरहद की हिफाजत की बात भी करनी है। और हमारे यहाँ तिब्बत से आए लोग बैठे, दलाई लामा बैठे हुए हैं, उनसे हमारे रिश्ते कैसे होंगे? अब तक बीजेपी दलाई लामा की पैरवी करती थी और चाइना दलाई लामा को पसंद नहीं करता है। तो दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत फूक फूक के कदम उठाने वाले हैं। 2012 में चाइना ने खुद ने कहा था कि भारत और चीन के संबंध इस सदी के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऐतिहासिक रिश्ते होंगे। लेकिन उसके बाद चाइना के मिजाज में, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है? कोई बदलाव नहीं आया। लगातार सीमाओं पर उल्लंघन हुआ और पाकिस्तान को लेकर जो नीति लगातार भारत सवाल खड़ा करता रहा वो भी बेहद जरूरी है। सब पर बात होगी, विदेश नीति पर बात होगी। फिलहाल दो दर्शक हैं, डीडवाना से शौकत अली और अजमेर से राजेंद्र जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। शौकत साहब, आज मेरा सवाल है, एक पहला तो सवाल ये बता देता हूँ कि चीन का जो भी पड़ोसी है उससे कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं है इससे जी। और एक इससे चीन से फायदा सिर्फ एक पाकिस्तान उठाता है जो उसको दोनों तरफ से फायदा मिलता है। अमेरिका से भी फायदा उठाता है पाकिस्तान, और चीन से भी फायदा उठाता है। और चीन ऐसा देश है उसके ऊपर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है। और ये बात एक है कि डर कर बचाएंगे से कुछ नहीं मिलेगा। अपने देश में रह के पूरी दुनिया का ध्यान करो और अपना बिजनेस अपने आप आएंगे। बिजनेस मांगने सुमन जी के लिए एक चलिए नसीहत भी आपने दी, शुक्रिया। राजेंद्र जैन साहब, राजेंद्र जैन साहब आप तक आवाज आ रही है? हाँ साहब, मैं अजमेर से राजेंद्र चौधरी बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी यदि प्रयास कर रहे हैं दोस्ती के लिए, सीमा विवाद को अच्छे ढंग से निपटा है सावधानी और सतर्कता के साथ। लेकिन जैन साहब फिलहाल तो सीमा विवाद पर कोई बात ही नहीं हुई और मोदी जी ने साफ इनकार कर दिया कि कारोबारी रिश्तों को लेकर बातचीत होगी। शुक्रिया आपका दोनों का इस चर्चा में जुड़े। एक ब्रेक, तुरंत वापसी होगी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री, और वो जो है चीन में गए दौरे पर, और चीन ने दूसरे दिन अखबार में जो है छपा है कि उन्होंने अरुणाचल को और कश्मीर, जम्मू कश्मीर को उन्होंने नक्शे से उड़ा दिया। तो मैं नहीं समझता कि जो है कोई बेहतर उसमें जो है इंडिया और चीन के बढ़िया रिश्ते होंगे। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से विदेश दौरे करके विदेशों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक नई और बहुत अच्छी पहल है उनकी, और उसमें जरूर कामयाब होंगे और भारत विश्व शक्ति के रूप में आगे बढ़ेगा। सारी दुनिया जब कहती है
कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। चीन और भारत का दायित्व और बढ़ जाता है। आर्थिक संबंधों और समझौतों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। सारी दुनिया जब कहती है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, चीन और भारत का दायित्व और बढ़ जाता है। आर्थिक संबंधों और समझौतों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। आज भारत भी स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों के लिए ये आवश्यक है कि हम दोनों देश एक दूसरे के साथ, जैसे आईटी, भारत चाइना के लिए बहुत कुछ कर सकता है। टूरिज्म भारत और चाइना के बीच बहुत बढ़ सकता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत आदान प्रदान कर सकते हैं। और इसलिए मैंने मेरे भाषण में भी विस्तार से कहा है कि आर्थिक संबंधों और समझौतों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। आगे सूझबूझ के साथ बढ़ा जाए और ऐसे बढ़ा जाए ताकि हम उसमें अपने लिए कोई बहुत बड़ी समस्या ना खड़ी कर सकें, कर दें। ये सोच समझ के करना चाहिए। हमको कुछ ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री महोदय बहुत जल्दी चीज़ें करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैंने कितना कुछ कर दिया है। ये काम ऐसा है, चीन के साथ हमारे संबंध ऐसे हैं कि इसमें समय लगेगा। इसको जल्दबाजी में और तत्काल इसमें ये कहना। तमाम चर्चाओं के बीच आज ये सवाल है कि क्या चीन का दौरा दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बना सकेगा। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर राय आप पहुंचा सकते हैं। फेसबुक के जरिए भी आप बता सकते हैं। #NamoChina के जरिए ट्विटर पर आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। खालिद कुरैशी साहब और कामा से देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र जी। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा कामा वर्कर राजस्थान से बोल रहा हूँ सर जी धर्मेंद्र जी बताइए। आप सभी को नमस्कार जी। और सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ राजस्थान फर्स्ट चैनल, राजस्थान प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ चैनल बनने पर। शुक्रिया सर। अब मैं भारत चाइना रिश्तों के बारे में गौर करने से पहले दोनों के दोस्ताना रिश्तों पर ध्यान दें तो हम जापान से मित्रता कर चीन से मित्रता का विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब तक सीमा विवाद नहीं सुलझता है तब तक मित्रता हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल शुक्रिया आपका। खालिद साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर नमस्कार। इंडिया न्यूज को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं नंबर बनने पर। दूसरा भाई, आज तक जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो मोदी साहब कर रहे हैं। तो कांग्रेस वाला का तो उंगली उठाना लाजमी है, लेकिन मैं अपने मोदी साहब से और बीजेपी सरकार से कहना चाहूंगा थोड़ा जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं, क्योंकि पाकिस्तान और चीन ये हमेशा दोनों दोस्त ऐसे रहे हैं जो पीठ में छेड़ा घोंपता है। शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नारायण बारिट साहब, विदेश नीति नरेंद्र मोदी की क्या इशारा करती है? लगातार दौरे पर दौरे और चाइना के साथ बीते अभी कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब चीन से अहमदाबाद का दौरा हुआ और अब दिल्ली से दौरा हुआ बीजिंग का। एक अखबार ने सुर्खी लगाई थी, कुछ दिन तो गुजारो देश में। जी। दोनों नेताओं के बीच में आपको कुछ समानताएं देखनी पड़ेगी। दोनों का अपनी अपनी पार्टी पे प्रभुत्व है, दोनों महत्वाकांक्षी है, दोनों अपने अपने देश को विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं, दोनों भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, चाइना एक आयरन कर्टेन है, और दोनों के बीच में जो लोगों में जनमत है, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने 2013 में एक सर्वे कराया था और भारत में ये पाया कि 36% लोग चाइना के प्रति पॉजिटिव सोचते हैं, 27% लोग नेगेटिव थे। लेकिन चाइना में 23% लोग पॉजिटिव थे और 43% लोग नेगेटिव थे। एक बड़ा फर्क है। हमारे बीच में उनके रिश्ते और अधिक होने चाहिए थे, क्योंकि हमारे रिश्ते उनसे शताब्दियों से हैं। और जो चाइना के एम्बेसडर रहे अमेरिका में, वो नोबेल प्राइज के लिए भी नामित थे, हु सी, उनका अपना कोट है कि इंडिया कॉन्कर्ड एंड डोमिनेटेड कल्चरली चाइना फॉर
20 centuries without sending a single soldier across our border. हमने 20 शताब्दियों तक उन पर राज किया, लेकिन अब हमसे वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं और उन पे यकीन करना हमारे साथ धोखा हो सकता है। 1954 में हमने पंचशील समझौता किया 8 साल के लिए। 8 साल खत्म होते होते उन्होंने हमारे पे चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया। तो हमें आसपास के लोगों को, आसपास के छोटे कंट्रीज को गोलबंद करना होगा। क्या उम्मीद कर सकते हैं जब हम खड़े नहीं हो पा रहे तो भूटान, नेपाल या बर्मा कैसे खड़े हो पाएंगे? इसको क्या इसका दूसरा पहलू ये हो सकता है कि फिलहाल जो चाइना का विजन है, चाइना की जो सोच नजर आती है इस पूरे मसले पर, तो वो ये है कि अपना जो व्यापारिक घाटा है उसको भरपाई चाह रहा है। वो फिलहाल वो चाह रहा है कि अगर चाइना में इंडस्ट्री घाटे में है, निर्यात घट चुका है, मजदूरी भी अब महंगी पड़ने लगी है, ऐसे में मेक इन इंडिया अगर भारत चाहता है तो भारत आकर वो निवेश करे और फायदा इसका ये हो। चाइना की कॉपी करना ठीक नहीं होगा। उनके शहरों में जो चमक दमक दिखती है वो ग्रामीण चाइना में नहीं दिखती है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें आई है। और जब वियतनाम चाइना से लोहा ले सकता है, छोटा सा कंट्री जो अमेरिका से पिटा हुआ जर्जर वियतनाम खड़ा होके, और 90 के दशक में अमेरिका से लड़ा, चाइना से लड़ा है, तो भारत 100 करोड़ लोगों का देश आखिर इतना कमजोर क्यों है, घुटनों पे क्यों चलना चाहता है? हर चीज हम चीन की मान रहे हैं, वो कोई भी समझौता नहीं मान रहा है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी को नहीं मान रहा है, उसने मैकमोहन लाइन को खारिज कर दिया है। तो हम क्यों उसके आगे नतमस्तक होते हैं? हमें खड़े होना चाहिए और स्वाभिमान से बात करना चाहिए। भारत की धरती को उनके माल का डंपिंग ग्राउंड या नहीं बनना चाहिए। हम अपना कुछ बनाए और हमको तिजारत के साथ साथ, व्यापार के साथ साथ हमारे जो सरहद है उसके बारे में बात करनी चाहिए। जी सुनील जी, इस बीच में क्या कोई ऑप्शन हो सकता है भारत के लिए? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि आपको कुछ बात समझनी पड़ेगी, जियोपॉलिटिकल बात भी समझनी पड़ेगी और जियो इकोनॉमिक बात समझनी पड़ेगी। इस वक्त चाइना के पास लगभग $4 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ा एक रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है जी। अब चाइना की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि $4 ट्रिलियन का उसका जो फॉरेन रिजर्व है उसको वो कहाँ खपाए, जहां उसको ग्रोथ मिले। और बट नेचुरली इंडिया के पास 7.5 की ग्रोथ रेट है और सब सारे जितने प्रोजेक्शंस आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि भाई चाइना की जो ग्रोथ है 7.1 रहेगी और इंडिया की 7.5 रहेगी, और आने वाले ईयर्स के अंदर वो एक सैचुरेशन पॉइंट में जा रहा ग्रोथ के। तो ऐसे के अंदर उसको अपना $4 ट्रिलियन जो उसका रिजर्व है वो उसको खपाना है। अब प्रश्न है वो कैसे खपे। देखिए ये बात आपको समझना पड़ेगा। क्या नरेंद्र मोदी चाइना का मोहरा बन रहे हैं ऐसे में? यहाँ निसंदेह बन रहे हैं, क्योंकि रीजन एक है, मैंने आपको पहले भी एक बात बोली थी कि $38 अरब का हमारा डेफिसिट है, इकोनॉमिक ट्रेड डेफिसिट है। तो अब प्रश्न है कि पहली जो बात होनी चाहिए थी, जो भी कोई भी एक सहज सामान्य बुद्धि वाला आदमी कर सकता है, वो ये बात करता है कि ठीक है आप $38 बिलियन का डेफिसिट है ये कैसे कंपनसेट करें। अब मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं और जिसके बारे में टाइम टू टाइम चाइना की जो टॉप लीडरशिप है वो एश्योरेंस भी देती रही है। पहला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और दूसरा एग्रीगेरियन इंडस्ट्री। बट क्वेश्चन है कि क्या चाइना ने इन प्रोमिसेस को कभी ऑनर किया है? क्या उन्होंने खोला है? इस बीच में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर एक नया पेज और आ रहा है। 2 बातें बताता हूं अश्विनी, कि चाइना एक ऐसा कंट्री जो कभी किसी ट्रीटीज को नहीं मानता। 1913 के अंदर शिमला पैक्ट होता है हमारा, और शिमला पैक्ट के अंदर तिब्बत के ऊपर कुछ ट्रीटीज होती हैं। तिब्बत के ऊपर ये थी कि हम चाइना की सुजरेंटी मानेंगे, सॉवरेंटी नहीं मानेंगे। देखिए सुजरेंटी एंड सॉवरेंटी आर 2 डिफरेंट थिंग। प्रश्न एक है कि हम उसको करते करते, उसको रिलैक्स करते करते हम उसको उसकी सॉवरेंटी तक मानने को तैयार हो गए। इतना बड़ा दिल हो गया कि आज वो नासूर बन गया। बट प्रश्न एक है कि बदले में क्या हो रहा है? बदले में हो रहा है काराकोरम पास बनाते हैं, सक्षम वैली पाकिस्तान उनको सौंप देते हैं, अक्साई चेन उनके पास है, तवांग का इशू देखिए, मानसरोवर का रास्ता भी तो खोल रहे हैं, मानसरोवर का नया रास्ता भी तो खोल रहे हैं। देखिए रास्ता खोलना एक अलग इशू है। प्रश्न एक है कि आज भी अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बोलते हैं। तो प्रश्न तवांग जब छठे दलाई लामा पैदा हुए उसके ऊपर इस ब्लॉक पे क्लेम करते हैं। यहाँ प्रश्न एक है, आप दलाई लामा के ऊपर अगर आप ये बात करते हैं, दलाई लामा या बुद्धिज्म का जितना फिर इंडिया से रिलेशन है उतना तो कहीं से नहीं है। बट क्वेश्चन एक है कि चाइना के ऊपर मामले के अंदर जब भी आप चाइना से कोई भी ट्रेड बात करें या आप बॉर्डर बात करें, अति उत्साह के अंदर आप कुछ भी काम करेंगे तो आप राष्ट्रीय हितों का नुकसान करेंगे। और एक बात और सुन लीजिएगा, राजनीति का एक स्पेशल विदेश नीति का एक बहुत पुराना एक मुहावरा है कि न हमारे कोई परमानेंट शत्रु होते, न हमारे परमानेंट मित्र होते, राष्ट्रहित हमारे लिए परमानेंट होते हैं। राष्ट्र नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में भारत के लिए फायदे का सौदा क्या है राजेश जी? इसमें 2 तरीके से हम देख सकते हैं। जैसा अभी आपने कहा कि मोहरा बनने वाली बात को हम इसलिए उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि आज भारत की स्थिति वो नहीं है जो 1952 में या 1962 में सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से थी। आज भारत, चाहे हमारा प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन निसंदेह भारत एक विकासशील देश जिस तरीके से उभर के आया है उसको कोई मोहरा बनाने की स्थिति में आज नहीं है। लेकिन
जो सुनील जी भी कह रहे हैं और आप भी जो कह रहे हैं। 20 खरब डॉलर की बात हो रही थी निवेश की, जो 5 साल के दरमियान नरेंद्र मोदी के जो वादा हुआ अहमदाबाद में करेगा, उसमें से 10 अरब डॉलर का तो कल शायद फिर एक डील हो जाएगी। फिर एक डील हो जाएगी और इसलिए ये जो डील हो जाएगी उस डील को हम दूसरे रूप में भी देख सकते हैं कि वो डील हमारी नहीं हो सकती जैसे जापान के साथ हो रहा है या और वो कंट्री। जब अब आप विदेश नीति की बात कर रहे हैं तो विदेश नीति में रेल और रेल के साथ बिजली उत्पादन को लेकर बात करने जा रहा है, कारखाने लगाने जा रहा है। अश्विनी जी, मैं इसमें 2 चीज और जोड़ना चाह रहा हूं। जो विदेश नीति और कूटनीति की आप बात कर रहे हैं तो उस डिप्लोमेसी के अंदर एक सॉफ्ट पावर जो पॉलिसी आती है, तो जो सॉफ्ट पावर इंडिया की है उसी का शायद ये सारा परिणाम है, जिसके कारण आपके भारतीय प्रधानमंत्री को जो तवज्जो, चाहे वो दिखावटी दे रहा है चीन, लेकिन आज उस सॉफ्ट पावर के कारण वो जो उनके स्वागत से लेके और सारी चीजें हो रही हैं, वो समझौता जो हमारा और अन्य किसी देश के साथ हो सकता है वो पाकिस्तान और चीन, इन दोनों के साथ उतने बड़े। सुनील जी आप अपनी बात बोलिए, मैं सुमन जी के पास आऊं। सुमन जी आपके पास में आ रहा हूं, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। इस पॉइंट से एक बात मैं छोटे में बोलेगा जी, एक छोटी सी ऐड करना चाहूंगा। देखिए, कोल्ड वार से पहले और कोल्ड वार के बाद पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदली है। जिस दिन सोवियत रूस के अंदर ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका इंप्लीमेंट हुई, उसके बाद एक पूरी दुनिया एक यूनिपोलर हो गई। इस यूनिपोलर दुनिया के अंदर हमने एक नई अपनी विदेश नीति डेवलप की और उस विदेश नीति डेवलपमेंट का ये था कि आज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया में जिस ढंग से कन्फाइड करता है वैसा पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। और ये कहीं ना कहीं आपको उसके लिए यूपीए को क्रेडिट देनी पड़ेगी कि पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इंडिया के पीछे आके खड़ा हुआ। अब प्रश्न है, आप चाइना से आप जाके गलबैया मना रहे हैं, उस गलबैयों का कहीं ये नतीजा नहीं हो कि उस वेस्टर्न वर्ल्ड का भी आप कॉन्फिडेंस लूज कर ले कि वो चलिए आप इसके बाद बता दीजिए, चाइना से नजदीक जाएंगे किसी और से दूर नहीं हो जाएंगे, ये विदेश नीति कैसी है? पेरिस ऐसे है जाए, ब्रिटेन ऐसे है जाए, टोक्यो ऐसे है जाए, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा नरेंद्र मोदी कैसे दुनिया को भरोसा दिलाएंगे कि सबके दोस्त हैं मोदी। इंद्रोजा साहब अपने रहिएगा। अश्विनी, एक राजस्थानी कहावत है, कहीं ऐसा नहीं हो कि पेट के बच्चे के लिए हम गोद का बच्चा खो दे, ये नहीं हो जाए बस। अश्विनी जी, मैं बड़ी विनम्रता से सुनील जी के ज्ञानवर्धक बातों को सुन रही थी। मैं बड़ी इतिहास को नहीं पढ़ती हूँ लेकिन थोड़ा बहुत जानती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कूटनीति कही है या विदेश नीति कही है, वो इतनी वाइब्रेंट थी कि चाइना चाहे वो नाटक ही कर रहा है लेकिन नाटक करने पे भी उसको मजबूर किया इनकी। क्योंकि आप देखिए, जापान से एक तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, एक तरफ नेपाल से बढ़ा रहे हैं, ये एशिया को मजबूत करके इन सब, सुनिए तो सही, ये एशिया की बात कर रहे हैं, उधर अमेरिका को दबाव में ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं। और इसके आप लोगों ने सबने कहा कि जितने भी इसकी नेबरिंग लाइन है चाइना के, उसे सबसे इसकी खटपट है, तो और वहाँ भी ये टच कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके उन नेबर को छोड़ रहे हैं। ये इनकी कूटनीति के कारण ही, ये डिप्लोमेसी भी क्या फायदा होगा भारत को? क्या यही होगा ना, आप लोगों ने कि घुटने टेक रहे हैं, अभी कई शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, लेकिन देखिएगा परिणाम आएगा। हम सीधे सीमा भी बॉर्डर की बात करते रहे, अरुणाचल की बात करते रहे, कांग्रेस की जुबान से अरुणाचल के नक्शे की बात सुन के बहुत आनंद आया कि कम से कम देश हित की बात तो करी इन्होंने कि नक्शा पे नहीं है। जब हम कहते थे तो बहुत नाराज होते थे। कुल मिला के मैं कहूंगी कि देखिएगा, नमस्कार अश्विनी जी। बनने जा रहा है जी, क्या भारत विश्व गुरु बनेगा नरेंद्र मोदी के राज में? हेलो जी, भारत विश्व गुरु बनेगा नरेंद्र मोदी के राज में? नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार। मैं सभी मेहमानों को भी नमस्कार करता हूँ और सुमन दीदी को प्रणाम करता हूँ। जी जी सर, मेरा एक सुनील जी शर्मा से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। शर्मा जी, मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिए। आपकी पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी बार बार माननीय नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बताते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के खाली प्रधानमंत्री नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री है। भारत के प्रधानमंत्री कहा करो, हमेशा आप यही कहते हो कि आपके प्रधानमंत्री है, आपके मतलब पूरे देश के प्रधानमंत्री है। और मैं शर्मा जी से एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी विदेश नीति की, आपकी पार्टी की विदेश नीति में और भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति में बहुत अंतर है। और आज पूरा विश्व मान रहा है इस देश की शक्ति को, वो सब देख रहे हैं कि भारत एक उभरती हुई ताकत है। और मैं भारत साहब से भी कहना चाहता हूँ कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो इसके चीन के सामने घुटने टेकेगा। अब कमजोर नहीं है हमारा देश, परिस्थितियां बदल गई है। चलिए ओझा साहब, शुक्रिया। जी जी शुक्रिया, आपका वक्त काफी कम है, ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। लगातार चर्चा जारी रहेगी। अगर विदेश नीति को लेकर भारत मजबूत है, इस रिश्ते से आखिर क्या मिल जाएगा और कहां कुछ खोने की गुंजाइश है? सवाल पश्चिम से रिश्तों का भी है। ब्रेक के उस पर विदेशों की यात्रा मोदी साहब जो कर रहे हैं, लगता है कि ये सब होती हैं। पहले भी कई बार अटल जी का एक शुभ यात्रा निकली थी कि हम समझौता करें, पाकिस्तान से कई बस चलाएं। मुझे नहीं लगता ये लोग माने।
बाहर से। अब इनकी दोस्ती का नाता तो निभाते हैं, जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो वहाँ की कंपनियाँ आएंगी और भारत में बहुत सुधार होगा, इससे कंपनियों का लेन देन आदान प्रदान होगा इससे, और इससे नई रुचि उत्पन्न होगी अपने भारत के लिए। सारी दुनिया जब कहती है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, चीन और भारत का दायित्व और बढ़ जाता है। आर्थिक संबंधों और समझौतों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है।